So today we'll start with the chapter of electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? सो इफ यू आर गिवन एनी यूनिफॉर्म एरिया और यू मे से दैट इफ यू आर गिवन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of which the field lines are passing through a given area. So in a uniform magnetic field through a given area the magnetic flux को हम डिनोट कैसे करेंगे? फाई से. मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो आएगा इट विल बी गिवन बाय द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, कंसिडरिंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द एरिया. जैसे कि अगर आप सबसे पहले अपने डायग्राम में देखोगे सो इस डायग्राम में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपके एरिया से परपेंडिकुलरली कट होकर जा रही हैं. सो इस केस में जितना आपका शेडेड एरिया जो है, जितना आपका ऑरेंज वाला हाईलाइटेड एरिया है, इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करी वो आपको बताएगा मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फ्लक्स का. मैग्नेटिक फ्लक्स का कितना मैग्नीट्यूड है इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग द गिवन एरिया. ठीक है. इन केस इफ योर एरिया मेक सम आर्बिट्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो एरिया है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ आर्बिट्री एंगल बना रही है. से फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें आपके पास एरिया कुछ इस टाइप का है. ठीक है. दिस इज योर एरिया. सो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर टू द एरिया. सो लेट अस से दैट फॉर दिस वन द एरिया इज इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर. सो दिस वन विल बी योर एरिया वेक्टर. और इस रीजन में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर इन दिस डायरेक्शन विच आर डिनोटेड बाय बी वेक्टर. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है बट दे विल बी मेकिंग सम एंगल. सो व्हाट विल डू इन दिस केस, वी विल टेक द प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द गिवन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का प्रोजेक्शन एरिया अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा. दिस पिंक कलर्ड एरिया विल बी द प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द ओरिजिनल एरिया. येलो कलर वाला जो है उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो एरिया देखा वो हमें क्या बताएगा कि एक्चुअल में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास की है वो इस पिंक वाले एरिया में से पास की होगी. कितने में से पास की होगी? पिंक वाले एरिया में से. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड द गिवन प्लेन इज थीटा. सो ये वाला एरिया कितना आएगा आपके पास? एस कॉस थीटा. एरिया कितना आएगा? एस कॉस थीटा. सो इन दैट केस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द एरिया विच इज एस कॉस थीटा. अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. एरिया भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको कॉस थीटा दे रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन किस टाइप का रहा होगा? डॉट प्रोडक्ट. तो आप क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय बी डॉट एस वेक्टर. इट विल बी गिवन बाय बी डॉट एस वेक्टर. समझ में आया? ठीक है. सो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई एक रैंडम शेप का एरिया है, कोई रैंडम शेप का एरिया है, उस रैंडम शेप्ड एरिया के लिए अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, रैंडम शेप्ड एरिया के लिए अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपके गिवन एरिया में से एक छोटा सा आर्बिट्री एरिया सेलेक्ट करेंगे. उस एरिया का एरिया वेक्टर निकालेंगे. सबसे पहले आप एरिया का क्या निकालोगे? आप एरिया वेक्टर. लेट द एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड फॉर दिस एरिया वेक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एज शोन इन द फिगर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. सो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कितना बोलेंगे? बताओ फाई कितना आएगा? बी डी फाई, क्योंकि छोटा सा एरिया लिए एलिमेंटल एरिया, तो उसके लिए फ्लक्स भी कितना आएगा? एलिमेंटल फ्लक्स डी फाई विल बी गिवन बाय बी डॉट डी ए वेक्टर. और अगर हम यहाँ पे वेक्टर साइन को अगर हटाएं तो आप क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा. ये तो आपको क्या बताएगा? इस छोटे से एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर आपको पूरी क्लोज बॉडी में से या पूरी बॉडी में से अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करोगे क्लोज्ड एरिया के लिए. सो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया, टोटल फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया. समझ में आई बात? ठीक है. अगर कोई रैंडम शेप की बॉडी है तो उसके लिए सबसे पहले आप एक एलिमेंटल एरिया लोगे
उस एलिमेंटल एरिया में से फ्लक्स निकालोगे और इस फ्लक्स को आप इंटीग्रेट कर दोगे पूरी बॉडी के लिए, तो आपको बॉडी में से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, बॉडी का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर का एरिया गिवन है, जिसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर विल बी बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके एरिया को परपेंडिकुलरली कट करेंगी। कैसे कट करेंगी, परपेंडिकुलरली कट करेंगी। सो यहाँ पे गिवन एरिया में से अगर आप बोलेंगे कि 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास की, सो द फ्लक्स विल बी बिकॉज ऑफ द 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम फ्लक्स पास करवाने, क्या पास करवाने, मैक्सिमम फ्लक्स। सो मैक्सिमम फ्लक्स का पास करेगा आपके गिवन एरिया में से जब एंगल थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। फॉर फाई टू बी मैक्सिमम, एंगल थीटा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम। कॉस थीटा का मैक्सिमम होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। वहां पे थीटा है क्या, एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा जो है, दिस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्या बोलेंगे आप, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो अगर आप यहाँ पे पहले वाले केस में देखोगे तो जो एरिया वेक्टर है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, 0। डायग्राम से भी देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो कोई भी फील्ड लाइन क्या हमारे गिवन एरिया को कट करके जा रही है, नहीं। जितनी भी फील्ड लाइन्स है वो सारे सारे हमारे गिवन एरिया की टेंजेंशियल है, वो हमारे एरिया को सिर्फ टच करके जाएगी बट कट नहीं कर रही। फ्लक्स किसकी वजह से होगा, सिर्फ उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो हमारे एरिया को पियर्स करेगी, कट करके जाएगी उसमें से। जैसे कि दूसरे वाले फिगर बी में देखो, यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस है वो आपके गिवन एरिया को कट करके जा रही हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को कट करेगी तभी वो फ्लक्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। समझ में आया, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब मिलेगा, जब एरिया आपका 90 डिग्री, एरिया वेक्टर जब आपका पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, और एरिया वेक्टर एरिया के खुद परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। सो इस केस में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, सो लिख लेते हैं इसको, फॉर रैंडम शेप बॉडी, फॉर रैंडम शेप्ड बॉडी टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस फाई। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगे है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई के नीचे हम बी का साइन भी लगा देंगे, जो हमें बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। सो द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ स्मॉल फ्लक्स, और हर छोटा फ्लक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, विच कैन अगेन बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ बी ds cos थीटा फॉर द गिवन सरफेस। बात समझ में आई, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, इन दिस केस यू हैव टू यू आर गिवन दैट अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ विड्थ a एंड लेंथ b इज लोकेटेड नियर अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट I. The distance between the wire and the closest side of the loop is c. The wire is parallel to the long side of the loop. Then you have to find the total magnetic flux through the loop due to the current in the wire. वायर में जो करंट आए है उसकी वजह से गिवन लूप में से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन फिगर है इसमें देखिए, हम अपने करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पे जाके dr विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। dr विड्थ का क्या लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट। हम इस एलिमेंट में से फ्लक्स निकाल लेंगे, और एलिमेंट का फ्लक्स निकालने के बाद अगर हम उस फ्लक्स को टोटल बॉडी के लिए अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल बॉडी का फ्लक्स मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, टोटल बॉडी का फ्लक्स। इस बॉडी के फ्लक्स में अगर आप देखोगे तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करते हो तो वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस r चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। सो सिंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ r, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। सो अगर आपके r की वैल्यू r1 है, सो इस वाले प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ और होगा,
और अगर हम इससे किसी दूर वाले पॉइंट पे जाएं R2 पर, सो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ और होगा। सिंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो आपको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, यू विल से दैट एलिमेंटल एरिया कितना है, एलिमेंटल एरिया DA इज इक्वल टू B इंटू DR। एलिमेंटल एरिया DA विल बी इक्वल टू B इंटू DR। अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं एट द एलिमेंटल स्ट्रिप, एट द लोकेशन ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप, सो दैट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 2πr। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके स्ट्रिप में किस डायरेक्शन में पास करी होगी, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल यू विल से दैट इफ यू विल कीप द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को कहाँ रखोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में। सो कर्ल्ड फिंगर्स क्या देगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, गिवन एरिया में से जो हमारा शेडेड एरिया है उसमें कहाँ जा रही होगी, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ जा रही होगी, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। और एरिया वेक्टर की भी अगर मैं बात करूं, सो इफ योर प्लेन इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर इटसेल्फ, सो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। सो यू विल से दैट B वेक्टर इज पैरेलल टू A वेक्टर। सो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, थीटा, 0 डिग्री। अब अगर मैं इस एलिमेंटल एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, d5 की अगर बात करेंगे, तो वो कितना आएगा, d5 विल बी इक्वल टू B इंटू DA। वैल्यू डालो तो आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2πr इंटू B इंटू DR। दिस विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द एलिमेंटल स्ट्रिप। अगर आपको टोटल एरिया में से फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, जहाँ पे आपको R की मिनिमम वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, फ्रॉम द लीस्ट डिस्टेंस C, एंड इट विल गो अप टू अ डिस्टेंस ऑफ C प्लस A। कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, C प्लस A। देखो कैसे, जो हमारा R डिस्टेंस है वो मिनिमम कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम दिस एज। मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से शुरू होगा, इस एज से, और उस एज का डिस्टेंस कितना है, C। और यही जो R डिस्टेंस है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, अप टू द एक्सट्रीम एज, दिस वन, हुज टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू C प्लस A। सो हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, C, और अपर लिमिट क्या होगी, C प्लस A। इसको इंटीग्रेट करो, सो आपको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B कितना मिलेगा, म्यू नॉट I B अपॉन 2π इंटीग्रल ऑफ dr अपॉन r फॉर द इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम C टू C प्लस A। 1 अपॉन r का इंटीग्रल कितना होगा, नेचुरल लॉग ऑफ r। सो आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट I B अपॉन 2π नेचुरल लॉग ऑफ r फॉर द लिमिट फ्रॉम C टू C प्लस A। और अगर आप अपर और लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिलेगा, म्यू नॉट I B अपॉन 2π नेचुरल लॉग ऑफ C प्लस A अपॉन C। दिस विल द आंसर टू योर प्रॉब्लम। समझ में आया कैसे निकाला हमने, ठीक है। आगे देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें देखते हैं जो हमारे साइंटिस्ट थे फैराडेज, ही ऑब्जर्व दैट इफ सम कंडक्टर इज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, किसी भी कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक रीजन में अगर मूव करवाएंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। ड्यू टू द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स, दे विल पाइल अप एट सम लोकेशन इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर की किसी एक जगह पे जाके वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पाइल अप होंगे। जहां पे पाइल अप हो जाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू विल गेट अ पोटेंशियल, यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल आया था, लेकिन जो आपके चार्जेस सेपरेट हुए थे वो किस वजह से सेपरेट हुए, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए कंप्लीट आपने उस पोटेंशियल का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो यहाँ पे सब लिखिए, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन between a magnetic field, between a magnetic field and a conductor। ये कंडक्टर किसी भी शेप, साइज या डायमेंशन का हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट द सरफेस, कट द कंडक्टर। कंडक्टर को कट करने का मतलब अब आपको समझ में आ गया, ठीक है।
So if the magnetic field lines cut the conductor, or you may say, or total magnetic flux, or total magnetic flux changes through the conductor, और total magnetic flux changes through the conductor, तो उससे होगा क्या? An EMF induced, an EMF is induced, an electromotive force will be induced in the conductor coil. It will be induced in the conductor. This phenomena is known as EMI, electromagnetic induction. This phenomena is known as electromagnetic induction. समझ में आया? ठीक है, आगे लिखिए. The magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is equal to the rate, the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of, is equal to the rate of change of magnetic flux through the conductor. The magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux through the given conductor. कंडक्टर में से जितनी तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, सो इफ विल सी, इफ इन टाइम dt टाइम में अगर आपका फ्लक्स जो चेंज होता है, फ्लक्स चेंज इज डी फाई, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है? डी फाई, देन मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, then magnitude of induced EMF. EMF को हम डिनोट करें कैसे करेंगे? ई से, और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड कितना होगा? डी फाई बाई डी टी. कितना होगा? डी फाई बाई डी टी. एंड फॉर योर ओन क्लैरिटी यू मे ऑल्सो पुट बी, जो आपको क्या बताएगा? दैट द इंड्यूस्ड EMF इज डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, अच्छा, जो हमारे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है ना, ये उस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है विच ऑपोजेस द चेंज इन द मोशन, द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ. जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, वो चाहेगा कि उसके में से फ्लक्स चेंज ना हो. ठीक है, इसको हम और क्लैरिटी में समझेंगे अगले टॉपिक में, लेंस लॉ में. बट अभी के लिए इतना समझो कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इस ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि उस ईएमएफ की वजह से करंट जनरेट होगा कंडक्टर के अंदर. उस करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स आएगा. सो वो फ्लक्स आपके चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा. मतलब अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा कंडक्टर में से, सो जो कंडक्टर में करंट जो आया वो खुद का फ्लक्स उस डायरेक्शन बनाएगा कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स को डिक्रीज करवाए. और अगर आपके कंडक्टर में से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, सो कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में आएगा कि वो उस डिक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को दोबारा इंक्रीज करवाए. ठीक है, सो विल राइट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज opposes the flux change. एंड सिंस वो अपोज करे इसलिए हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी. ठीक है, और अगर आपके पास कंडक्टर में कॉइल्स हैं, से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल विच आर हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आपको टोटल ईएमएफ मिल जाएगा. सो द टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. ठीक है, आइए एक बार इसको समझते हैं कि क्यों हमें इस टाइप का बिहेवियर मिला. So in the first case, let us say if you are having a coil, black colored coil, into which you are moving the north pole of a bar magnet. आप सभी जानते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और वो टर्मिनेट किस पे होती हैं? साउथ पोल पे.
सो इफ यू आर मूविंग द नॉर्थ पोल इनसाइड द कॉइल, हम नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ला रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारी कॉइल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन डायरेक्शन में क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनिशियली सबसे पहला वो वाला केस कंसिडर करो जब आपकी कॉइल फार अवे पॉइंट पे थी, इन्फिनिटी पे थी, तो कॉइल में से कितना फ्लक्स आपका पास हो रहा था, 0। अब जैसे जैसे आप अपने बार मैग्नेट को कॉइल के पास लाओगे, बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में पास करना शुरू होंगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहले कितना था, 0, धीरे धीरे किस में आना शुरू हो गया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कॉइल क्या चाहेगी कि मेरे में से फ्लक्स नहीं चेंज होना चाहिए, इनिशियली 0 था तो बाद में भी 0 रखने की टेंडेंसी होगी। तो कॉइल अपने अंदर एक इस डायरेक्शन में करंट जनरेट करेगी, बोलो मेरे साथ, कॉइल उस डायरेक्शन में खुद से करंट जनरेट करने की कोशिश करेगी, सो दैट इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, जो चेंजिंग करंट को क्या करे, अपोज करे, जो चेंजिंग फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। बताओ, अगर फ्लक्स आपका ब्लू कलर वाली डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था तो कॉइल क्या करना चाहेगी, रेड कलर वाली डायरेक्शन में खुद से इंड्यूस करेगी। और अगर रेड कलर वाली डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस करवानी है, क्या करवानी है, इंड्यूस करवानी है, तो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इफ यू विल कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो द कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में आएगा आपका फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। बात समझ में आई, पक्का? दोबारा देखो, नीचे वाला केस बी देखो। इन द केस बी एज कंपेयर टू द केस ए में हमने क्या किया, केस ए से पहले जो आपका इनिशियल केस था, वहां पे जो आपकी कॉइल है वो क्या है, फार अवे पॉइंट पे रखी है हमारे गिवन बार मैग्नेट से फार अवे पॉइंट पे रखी हुई है। अब उसमें से इनिशियल कंडीशन में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, 0। कितना पास कर रहा होगा, 0। अब धीरे धीरे आप बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आ रहे हो, इन सच ए वे कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की साइड है। तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके कॉइल में से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना शुरू करेंगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, 0। अब राइट से लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी शुरू हुई। कॉइल को क्या दिख रहा है कि मेरे में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कॉइल क्या बोलेगा, मेरे में से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होना चाहिए। तो कॉइल खुद से कहां पे इंड्यूस करेगा, इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स इंड्यूस करवा के। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में वो खुद से इंड्यूस करवाएगा। सो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में अगर आएगा, तो कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, बैक कैलकुलेट करो। राइट हैंड थंब रूल में आप क्या बोलते थे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो तो कर्ल्ड फिंगर्स क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। या फिर अगर आपका करंट सर्कुलर कॉइल में है तो कर्ल्ड फिंगर्स को अगर आप करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस द करंट इज गोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल, सो इफ आई विल कीप द थंब ऑफ माई राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किस डायरेक्शन में आप थंब को रखोगे, यहां पर, तो आपको कर्ल्ड फिंगर्स क्या देगी, करंट की डायरेक्शन। सो सभी अपने राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखो, तो कर्ल्ड फिंगर्स क्या दे रही है, करंट की डायरेक्शन। सो इन दिस केस द करंट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और वो आगे वाली डायरेक्शन से फिर पीछे की तरफ चला जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ देर बाद क्या होगा, जब आपका बार मैग्नेट कॉइल के बहुत क्लोज आ चुका है, इन सच ए वे दैट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच वर स्टार्टिंग फ्रॉम द बार मैग्नेट आर ऑलरेडी क्रॉसिंग द कॉइल, जैसा कि फिगर नंबर बी में दिखाया हुआ है। ठीक है, फिगर नंबर बी में दिखाया हुआ है। सो उस केस में जो कॉइल है उसको क्या दिखेगा कि मेरे में से जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो सकती थी वो तो हो चुकी है। फर्दर अगर आप अपने बार मैग्नेट को अंदर लेके जाओगे कॉइल के, सो उसमें से फ्लक्स फर्दर चेंज नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइन धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम फील्ड लाइन आ गई। जब उस मैक्सिमम फील्ड लाइन पे आप आ गए तो उसके बाद फर्दर फील्ड लाइन तो चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से करंट कितना हो जाएगा, 0। अगर करंट 0 हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0। पहले केस में करंट चलने की वजह से गैल्वेनोमीटर में गिवन डायरेक्शन में करंट आया था। ठीक है, अब केस सी पर आओ। अब हमने क्या किया, हमारे गिवन बार मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लेके जाना शुरू कर रहे हैं, मतलब वापस पीछे की तरफ लेके जाना शुरू कर रहे हैं। तो
उस टाइम के लिए जो हमारी कॉइल है, कॉइल को क्या दिखेगा, पहले मेरे में से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा था, पहले मेरे में से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा था। किस डायरेक्शन में फ्लक्स पास हो रहा था बताओ सभी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो उसको दिखेगा कि ये अब उसकी एक नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट में उसके पास मैक्सिमम फ्लक्स जो पास हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब आप बार मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जाओगे, टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करवाओगे, सो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो देंगी, कम होनी शुरू हो देंगी। पहले कितनी फील्ड लाइन थी, से फॉर एग्जाम्पल 6 फील्ड लाइन थी पहले, 1 2 3 4 5 और 6। पहले कितनी फील्ड लाइन थी, 6 फील्ड लाइन थी जो मैक्सिमम पॉसिबल थी। अब जब आप दोबारा अपने बार मैग्नेट को पीछे लेके जाना शुरू करोगे, फील्ड लाइंस क्या रह जाएंगी, कम रह जाएंगी। फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कितनी रह गई, 1 2 और 3। तो अब कॉइल क्या बोलेगा कि मेरे में से पहले 6 जा रही थी, अब कितनी जा रही है, 3। तो क्या 3 में वो खुश रहेगा, नहीं, वो बोलेगा कि पहले अब भी 6 जानी चाहिए। तो वो खुद से कहां इंड्यूस करवाएगा, सेम डायरेक्शन में। खुद से कहां इंड्यूस करवाएगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। So the coil will itself try to induce the magnetic field lines from right to left। कितने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगा, 3, ठीक है। और अगर 3 उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन खुद से इंड्यूस करवानी है, तो अब दोबारा बताओ मुझे, राइट हैंड थंब रूल को यूज करके अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो राइट हैंड के थंब को आप कहां पे रखेंगे, राइट हैंड के थंब को आप किस डायरेक्शन में रखोगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो कर्ल फिंगर क्या देगी, करंट की डायरेक्शन। सो करंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ में आई बात, करंट कैसे जाएगा, फ्रॉम आउटवर्ड टुवर्ड्स इनवर्ड। पक्की बात समझ में आई, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।